नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा आपका जो सहायक कुल सचिव यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 जो जारी हुआ था, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 6 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने थे। तो फाइनली ये आपके फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, यही जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको फोटो, सिग्नेचर और अन्य सभी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अपलोड करेंगे, तो उसको भी प्रोसेस हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो आप सभी देखेंगे कि जो आपका नोटिफिकेशन है आपका जारी हुआ था, इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 6 फरवरी से आपके प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 5 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। बाकी इसकी कुछ और हम यहाँ पर शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये आपकी लेट फीस है, तो आपको लेट फीस आपको फिल नहीं करना, आपको पहले अभी फॉर्म आपको फिल कर देना है, तो आपकी बात की झंझट आपको ये नहीं रहेगी। अब इसकी पोस्ट और क्वालिफिकेशन को और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। इसके बाद फॉर्म का फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए, टोटल आपकी 12 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें यूआर के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3 आपकी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और इस प्रकार से टोटल आपकी 12 पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पर 87-13 में आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। योग्यता की बात कर लेते हैं, तो आपकी द्वितीय श्रेणी की पोस्ट यहाँ पर है। बाकी आपकी अस्थायी लिखा है, लेकिन आपकी वैकेंसी स्थायी ही होती है। अब बाकी यहाँ पर बात करें कि योग्यता क्या है, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रेड या स्किल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। अब आप एमए हो किए हों, एमएससी किए, कुछ भी किए हों, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस रहेगा। बाकी एज की बात करें तो मिनिमम 21 और अधिकतम 40 साल रहने वाली, और एज की गणना 1/1/2026 के अनुसार यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। और बाकी इसकी अन्य सभी जानकारी को आपको अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। ये आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर दे दिए गए, तो इतने एग्जाम सेंटर में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ब्राउजर में टाइप करना है MPPSC, और इस प्रकार से आप डायरेक्ट सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार की जो लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले आइए, यहाँ पर और चले जाइए स्क्रॉल करते हुए, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से कोई लिंक आपको दिखेगी। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लिंक दिख रही हैं, तो किसी भी यहाँ पर एक लिंक पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का जो फॉर्म फिल का पोर्टल है, इस प्रकार से आपका ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म की डेट देख सकते हैं 6 फरवरी, और लास्ट आपकी 5 मार्च 2026 है। अप्लाई करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड करने के लिए जो पीडीएफ का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको जो अप्लाई करने की जो ये वाली लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसको टिक कीजिए, यहाँ पर इसको टिक कीजिए, और आपको जो ब्लू कलर का एक आपको लिंक दिख रही है नोटिफिकेशन, इस पर भी आपको क्लिक करना अनिवार्य है। यदि इस पर आप क्लिक नहीं करते तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं आई एक्सेप्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपने उस पर क्लिक नहीं किया है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक बार इसको क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो पहले से डाउनलोड की तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। अब आपका इस प्रकार से देखेंगे आपका पूरा फॉर्म आपका ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आवेदित पद का नाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक कुल सचिव यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, तो इस प्रकार का देखिएगा। अब यहाँ पर आपको सभी जानकारी, अपनी पर्सनल जानकारी फिल करनी है, और सभी जानकारी आपको 10th की जो अंक सूची है यानी मार्कशीट है, उसके आधार पर ही फिल करनी है। और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, तो इस प्रकार से फिल करना। आपका फर्स्ट नेम फिल करेंगे, जैसे आपका इस प्रकार से जैसे करना फर्स्ट नेम है। यदि मिडिल नेम आपका है तो मिडिल नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर सिंह लिखा है, यहाँ कुमार लिखा है, इस प्रकार से फिल करेंगे। और आपका मार्कशीट में यदि सरनेम यानी आपका कास्ट का नाम लिखा है तो वो भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा है, तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही अकेला यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल, इस प्रकार से जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। और एक बात आपको ध्यान दीजिए, आपके फर्स्ट नाम यानी आपके नाम में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आपके नाम में मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्म तो आप बाकी एडिट कर सकते हैं सभी जानकारी को, लेकिन आप अपने नाम को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और मान लीजिए यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर ही दिया है तो आप एक बार फीस पेमेंट करने से पहले फॉर्म को चेक कर लीजिए। यदि आपकी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसकी फीस पेमेंट मत कीजिए, दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म को फिल कर लीजिए। इतना करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे।
इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ईयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं, जैसे इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अपना मंथ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना डेट को सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी 1/1/2026 के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका पिता का नाम यानी फादर से नाम फिल करना है। तो जैसे इस फिलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी सेम टू सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर से नाम यानी माता का नाम फिल करना है। यहाँ पर फिल कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। ना तो आपको आधार कार्ड ना तो वोटर आईडी कार्ड किसी के आधार पर फिल नहीं करना, आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। और बाकी इससे संबंधित जानकारी आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका विवाह संबंधी जानकारी। तो क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि आप विवाहित हैं यानी मैरिड हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे। आप यदि मेल अभ्यर्थी हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करेंगे कितनी यहाँ पर है। और यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं तो फिर अपने पति का नाम यहाँ से फिल करेंगे। और एक बात ध्यान देना है, जहाँ पर पिता का नाम लिखा है, भले आपकी शादी हो गई फीमेल अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर देखिए पिता का नाम है, पिता का नाम ही फिल करना 10th के अनुसार। मदर से नाम ही फिल करेंगे। और बाकी यदि विवाहित हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड या पति का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से आपको देखना, गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप अविवाहित है तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके क्लोज यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मूल सूचना का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी? यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यस करेंगे। और यदि अदर स्टेट के यहाँ तो नो पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप सिर्फ यहाँ पर यूआर से यहाँ पर इस प्रकार से अब रहेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर एस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, आप यूआर है, इस प्रकार से यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप ओबीसी सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पर तो फिर आपको एक ऑप्शन और दिखेगा क्रीमी लेयर की जानकारी। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप क्रीमी लेयर में आते तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यूआर से यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। तो यदि नॉन क्रीमी लेयर में आते तो नो, इस प्रकार से नो पर क्लिक करेंगे। अब आपके यहाँ पर जाति, आपकी जो कास्ट का नाम है वो कास्ट का नाम फिल करेंगे। आपका जो जाति प्रमाण पत्र उस पर भी लिखा होगा तो यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम फिल करेंगे। यहाँ से ये एससी एसटी, यहाँ पर एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की तीनों कैटेगरी के लिए आपको अपनी कास्ट का नाम फिल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण। तो यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो आपकी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी फिल यहाँ से करनी होगी। तो जारीकर्ता का पद नाम, अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र है किसके द्वारा जारी किया गया है तो उसका नाम फिल करेंगे। जैसे आपका एसडीओ, इस प्रकार से एसडीओ है, या एसडीएम है, या आप इस प्रकार से आपको लिखा होगा, इस प्रकार से भी लिखा होगा सब डिविजनल आपका, इस प्रकार से ऑफिसर रेवेन्यू। इस प्रकार आपकी जाति प्रमाण पत्र पर देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा होगा। आप चाहें तो सिंपल एसडीओ भी लिख सकते हैं, सिंपल सा इस प्रकार से एसडीओ भी लिख सकती है, एसडीएम भी लिख सकते हैं जिसके द्वारा ये जारी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रमाण पत्र जारी करने का जिले का नाम। तो आपका किस जिले से जारी किया गया है तो अपने जिले को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सैंपल के लिए यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रमाण पत्र क्रमांक यानी आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अब जैसे आपका जो जाति प्रमाण पत्र मान लीजिए आपका डिजिटल वाला तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, जैसे आपका आरएस करके लिखा होगा तो वो आपको सेम टू सेम पूरा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जारी होने की दिनांक भी आपको लिखी होगी तो वही दिनांक यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद नेक्स्ट है दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी की डिटेल्स आपको देनी है। तो क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग यदि आप हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे, इस प्रकार से यस करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया, यदि किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेबिलिटी का प्रकार। तो यहाँ पर आपको कौन सी किस प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपकी जो भी डिसेबिलिटी वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, दिनांक 1/6/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपकी जो यूडीटीआई आपका यूडीआई पोर्टल है इसके माध्यम से आपका जारी होने पर ही मान्य होंगे, अन्यथा यहाँ पर देखेंगे उक्त तिथि के बाद मैनुअल प्रक्रिया से जारी किया है दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा। तो आपका जो इस पोर्टल का जो डिजिटल है वही आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपका परसेंटेज फिल करेंगे कि डिसेबिलिटी आपको कितने परसेंट है, 40%, 50%, 60%, जो भी यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसका नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और किस दिनांक को आपका जारी हुआ था वो डेट आप यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप दिव्यांग नहीं है, डिसेबल नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है इस प्रकार से आपको। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस यदि चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। और आपको सभी जानकारी सही सही फिल करना है, कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं है, नहीं तो बाद में वेरिफिकेशन आपको समस्या होगी।
इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि कभी डिबेयर किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है आपको इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत है, यदि है तो एस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। यदि नो पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम नो पर क्लिक करते हैं, देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए आपको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो यहाँ पर आपके पास यदि है तो एस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी आपके पास ऐसे रोजगार पंजीयन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका जो रोजगार पंजीयन वो आपके पास होना आवश्यक है। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी ही रोजगार पंजीयन कर लीजिए यदि आपके पास नहीं, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। रोजगार पंजीयन कैसे करना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या चैनल पर सर्च करके आप सब भी देख सकते हैं। और यदि जिसका एक्सपायर हो रहा है रोजगार पंजीयन तो वो आप रिन्यू कर लीजिए। रिन्यू कैसे करना है तो हमने चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उसको देखकर आप रिन्यू भी कर सकते हैं और नया रोजगार पंजीयन भी कर सकते हैं। और बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो रोजगार पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो एस कीजिए। इसका नेक्स्ट है पंजीकरण क्रमांक जारी करने के जिले का नाम, तो आपका जो रोजगार पंजीयन है वो किस जिले से आपने किया है, तो जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पंजीकरण क्रमांक, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ है रोजगार पंजीयन नंबर, आप कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा, तो वही रोजगार पंजीयन यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है पंजीकरण क्रमांक आपके जारी होने का दिनांक। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो आपने रोजगार पंजीयन किया था तो यहाँ पर आपको डेट लिखी होगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। और यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट फिल नहीं करनी है। आपका रोजगार पंजीयन में यहाँ पर कार्ड में देखेंगे तो जो जारी होने की दिनांक वही आपको दिख रही होगी, तो वही दिनांक आपको फिल यहाँ से करनी है, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। इसका द नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि मध्य प्रदेश के एक्स सर्विसमैन है तो ये यस करना है आपको, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। यदि यस करते हैं तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यदि सैनिक है तो नियुक्ति की तिथि आपको फिल करनी है और सेवानिवृत्ति की तिथि आपको फिल यहाँ से करनी है, और नहीं है तो नो पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं, यदि आप इंटर कास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने ऊपर ही अपने एडमिरेट पर टिक किया है तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे, तो यहाँ पर एस और नो फिल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो एस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, इतने ही सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो एक एक करके आपके जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर हैं अपने क्रम में यहाँ पर इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अपना तीसरा एग्जाम सेंटर देंगे, यहाँ पर अपना चौथा एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको जो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम दिख रहा है तो यहाँ पर चाहे तो हाई स्कूल लिख सकते हैं, 10th भी लिख सकते हैं, जैसे हाई स्कूल, तो इस प्रकार से हाई स्कूल इस प्रकार से फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रणाली, आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था तो इसको टिक करेंगे, तो फिर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके यहाँ से फिल कर देना है। और लेकिन यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट फिल करना है, तो आपके 10th में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, जैसे आपको हम दिखा देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी, आपका हिंदी एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको दोबारा कॉमा नहीं लगाना, जैसे हमने लिखा इसके बाद आपको इस प्रकार का कॉमा नहीं लगाना है, आपको इसको कॉमा नहीं लगाना, आपको एक बार सिर्फ स्पेस दे देना है और आपको दूसरा सब्जेक्ट लिख देना है। इस प्रकार से आप लिख देंगे, जैसे इंग्लिश आपका, तो इस प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना है। और ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके 10th में ये जनरल सब्जेक्ट ही होते हैं, स्पेशल आपके बेसिस नहीं होते। इसके बाद आपका पूर्णांक, जो भी आपका पूर्णांक था इस प्रकार से फिल करेंगे। आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड का अलग अलग भी हो सकता है। अब आपके जो प्राप्तांक है वो आपको कितने प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को यहाँ पर फिल करेंगे और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगा। इसका नेक्स्ट डिवीजन, आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय डिवीजन से पास हुए तो वो यहाँ पर फिल करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको बोर्ड का नाम, आपका जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे। अदर स्टेट बोर्ड है जैसे आपको बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जो भी है वो फिल करेंगे। यदि सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने जो 10th की परीक्षा है वो किस वर्ष पास की वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और आपका जो 10th का रोल नंबर वो यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको 12th की जानकारी फिल करनी है। आपके पास 12th है, इंटरमीडिएट है या
12th लेवल का समकक्ष आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो इसकी जानकारी फिल करेंगे। तो आप चाहें तो इस प्रकार से आप इंटरमीडिएट भी फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से मीडिएट भी फिल कर सकते हैं, और चाहें तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। फिर उसके बाद वही आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है। तो जैसे हम डिवीजन को टिक कर देते हैं। अब आपके 12th के जो सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको फिल करना है। जैसे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपके हिंदी रहा, मान लीजिए स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना है। इंग्लिश रहा आपका, इंग्लिश आपका, जैसे फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री रहा, बायोलॉजी रहा आपका, आर्ट, कोई भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी 12th की जब विषय को फिल करेंगे। इसके बाद पूर्णांक, आपके जो भी पूर्णांक थे वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। कितने प्राप्तांक हुए हैं, ऑप्टेन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से फिल कर देंगे और आपकी परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस डिवीजन से पास हुए हैं वो फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर, जैसे MP बोर्ड है तो यहाँ पर MP बोर्ड फिल कर देंगे। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष यानी आपने 12th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे, और आपका जो रोल नंबर है 12th का वो रोल नंबर यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएशन, तो डिग्री का नाम। अब आप इनमें से डिग्री आपने क्या किया है, जैसे आपने BA किया है तो BA फिल करेंगे इस प्रकार से, या आपने B.Tech किया है, BE किया है, या BSc किया है, तो जो भी किया इस प्रकार से इसको फिल कर देंगे आप यहाँ पर। इसका तो भैया आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, जैसे ग्रेड या CGP सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्त फिल करने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट अपने जो CGP का फार्मूला उसके अनुसार आपका मार्कशीट में लिखा भी होगा, तो डायरेक्ट अपने परसेंटेज को यहाँ से फिल कर देंगे। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो फिर डिवीजन को टिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को फिल करना है, आपने किस स्ट्रीम से किया है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखा देते हैं, जैसे आपका रहा, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री आपका रहा, फिजिक्स रहा, आपका जो भी आपके सब्जेक्ट रहे इस प्रकार से आपके जो भी रहे, ये आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा। जो भी आपकी स्ट्रीम के सब्जेक्ट रहे वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपके BA है आपका, तो BA में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे वो फिल कर देंगे, इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसका नेक्स्ट पूर्णांक, तो आपका जो टोटल मार्क्स आपके थे वो यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर आपका प्राप्तांक फिल करेंगे, परसेंटेज फिल ऑटोमेटिक आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए हैं वो फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी बोर्ड के बदले आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। अब मार्कशीट पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, तो वही यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। जिस भी आपने कॉलेज से पढ़ाई की है वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी तो उसी यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने ग्रेजुएशन किस वर्ष पास किया वो यहाँ पर फिल करेंगे, आप यहाँ पर फिल करेंगे, और आपका जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आपने MA किया है तो इस प्रकार से MA फिल करेंगे, या आपने MSc किया है तो MSc फिल करेंगे, या आपने M.Tech किया है, जो भी आपने किया है इस प्रकार से यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका वो ग्रेड सिस्टम या CGP सिस्टम, जो भी उसको टिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे CGP सिस्टम है तो CGP टिक करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपके जो MSc में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके सब्जेक्ट रहे, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे उन सब्जेक्टों के नाम यहाँ पर इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। ये आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहा है कि वो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब जैसे आपका पूर्णांक पर आपका यदि CGP या ग्रेड सिस्टम है तो इसको टिक करेंगे, आपको फिर डायरेक्ट अपने इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल यहाँ पर कर देना है, आपके जो भी परसेंटेज है। और जब आपका फिर डिवीजन सिस्टम है तो पूर्णांक प्राप्तांक फिल करेंगे, सिंपल सी है। किस डिवीजन से पास हुए वो यहाँ पर डिवीजन को फिल करेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकंड डिवीजन ही यहाँ पर लिया जा रहा है। थर्ड डिवीजन से पास हुए तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, देख सकते हैं उसका ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, और उत्तीर्ण वर्ष आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल करेंगे, और आपका जो रोल नंबर वो फिल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो रनिंग वाले अभ्यर्थी फाइनल ईयर के अभ्यर्थी वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। जैसा कि आपकी MPPSC जो भी आपकी सिविल सर्विस चल रही है जिसकी लास्ट डेट आपकी जल्दी समाप्त होने वाली है, तो उसमें आप फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसका भी फॉर्म फिल का आपने वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, यदि आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको अब यहाँ पर एक जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर CGP के संदर्भ में, तो इसको आपको टिक कर देना है, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए यात्रा भत्ता का विवरण, तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के अभ्यर्थी। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हो तो एस करेंगे इस प्रकार से, और नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। लेकिन यहाँ पर बैंक अकाउंट की जानकारी फिल करना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे यात्रा भत्ता पर एस करें या चाहे नो करें। तो आपको जो भी आपकी इच्छा है उसको इस प्रकार से टिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर ऐसी कर देते हैं। अब यहाँ पर अपने बैंक के विवरण की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे, आपके जो भी बैंक है इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का, उन्हीं पर्सन के आपके बैंक अकाउंट की जानकारी फिल करनी है। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म आपका है, आप जानकारी किसी फैमिली मेम्बर, मदर्स, फादर्स, भाई बहन, दोस्त की जानकारी फिल कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं चलेगा। तो स्वयं की ही जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर आपको जो IFSC कोड है वो आपको फिल करना है। अब आप जब बैंक का पासवर्ड है देखेंगे फ्रंट पेज को, तो उसमें IFSC कोड भी लिखा होगा, तो वो IFSC कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम, तो आपके पासवर्ड को भी लिखा हुआ ब्रांच का नाम कौन सी है, तो वो ब्रांच नाम फिल करेंगे।
और आपका जो ब्रांच कोड यानी शाखा नाम है तो ये भी आपके पासबुक पे लिखा होगा, तो उसको देखकर अपने इसको फिल कर देंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका खाता धारक का नाम। अब यहाँ पर भी बहुत अभ्यर्थियों की समस्या आ सकती है, तो आप यहाँ पर कैसे फिल करेंगे, आपका जो भी नाम आपका फॉर्म में है तो इस प्रकार से फिल करेंगे। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जाके आपको बाद में समस्या ना हो, जैसे आपका नाम इस प्रकार से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे आपने नाम फिल किया, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए नाम फिल करने का यहाँ पर एक स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो खाता धारक का नाम ऐड करें, खाता धारक का नाम ऐड करें, इस प्रकार की कोई समस्या आएगी। तो ध्यान से देख लीजिए आपने इस प्रकार से नाम फिल किया तो जैसे ये स्पेस दिख रहा है आपको जो, तो इसको रिमूव कर देना है। फिर देखिए अब आपको देखिए यहाँ पर इसको आपको रिमूव कर देना है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, अन्यथा आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, बाद में फिर आप परेशान होंगे। यहाँ पर आपका जो खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर है ये आपको यहाँ से फिल कर देना है, इतना आपको काम कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे को देखिए उपरोक्त दी गई बैंक के विवरण की जानकारी, आपकी पासबुक है। अब आपकी जो पासबुक है उसका पासबुक का जो सामने वाला फ्रंट पेज है उसका अकाउंट की जानकारी, आपका नाम फोटो वगैरह दिख रहा है, तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और कैसे अपलोड करना है, तो जेपीजी फॉर्मेट आपकी फोटो होनी चाहिए और 200 KB तक, ध्यान दीजिए 200 KB तक ही आपको अपलोड होनी चाहिए। अब चूंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे सबमिट करेंगे तो आपके पासबुक फोटो सिग्नेचर आपके अपलोड नहीं होंगे, तो आगे उसके हम प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से उसको रिसर्च करेंगे ताकि आप बाद में फॉर्म को आप सबमिट कर सकें। तो इसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फोटो की पिक्सल आपको बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, आपका जो वर्तमान पता यानी करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना। तब का जो भी राज्य है अपने राज्य को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूरा एड्रेस, अब यहाँ पर इसी वाले बॉक्स में आपको आपका गली मोहल्ला कॉलोनी स्ट्रीट सब कुछ आपको इसी में फिल आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पिन कोड, तो आपका अपना जो एरिया का पिन कोड पोस्ट ऑफिस का वो पिन कोड फिल करेंगे। और लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब कोई स्थायी पहचान जैसे कोई गली मोहल्ला कोई टैंक वगैरह इस प्रकार से कोई पहचान है तो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि नहीं है तो इस प्रकार से आप नो मार्क्स भी फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से नो मार्क्स। यदि नहीं है कुछ भी तो यहाँ पर भी फिल कर सकते, कोई आपको समस्या पर नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता के बाद आपका स्थायी पता, स्थायी पता मतलब जिसमें आपकी वैध दस्तावेज हैं, यहाँ के आपके एड्रेस हैं। यदि आपके वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही जगह पर सेम रह रहे हैं तो इसको टिक करेंगे तो आपके दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और लेकिन यदि वर्तमान पता में जैसे मान लीजिए आप हैं जबलपुर के लेकिन इंदौर में रह रहे हैं तो फिर ये वाला एड्रेस फिल कर सकते हैं। और आपका जो स्थायी पता आपके जो बैलेट आपके कागजात हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप फिल अलग अलग कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको फोटो, अब आपको अपनी फोटो भी अपलोड करनी है और यहाँ पर सिग्नेचर। तो फोटो कैसे अपलोड करनी है, तो फोटो मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक की होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होनी चाहिए। तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए, इसको कैसे पिक्सल फिट करना है और रिसर्च करना है तो इसकी हम प्रोसेस आगे बताने वाले हैं। और यहाँ पर जब फोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ पर आप टेक करेंगे, आपको फोटो शो होने लगेगी। अब इसके बाद ध्यान से देखिए आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे और आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी वो फिल करेंगे। चूँकि मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है, यदि मोबाइल नंबर गलत फिल कर देते हैं तो बाद में फिर फॉर्म भी आपका एडिट नहीं होगा। चूँकि यदि आप फॉर्म मोबाइल नंबर फिल करते हैं और फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब फॉर्म एडिट करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP जाता है और जब वो OTP वेरीफाई करते हैं तो फिर आपका फॉर्म एडिट होता है, अन्यथा फॉर्म एडिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर स्वयं का ही फिल करना है, ना तो किसी साइबर कैफे का ना किसी दोस्त का, आपको स्वयं का ही फिल करना है। इसके बाद आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी वो भी आपको फिल करनी है। और जब फीस पेमेंट कर देते हैं हम तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आपका एप्लीकेशन नंबर और फीस पेमेंट की कन्फर्मेशन भी आपको मैसेज भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर दिख रहा है यहाँ पर सिग्नेचर को ही अपलोड यहाँ से करेंगे। मिनिमम 10 KB अधिकतम 100 KB। अब आपको पहले हम इसकी विड्थ और हाइट आपको दिखा देते हैं कि उसको कैसे आपको रिसर्च करना है। और फोटो अपलोड करते समय आपको एक बात और ध्यान देना है क्या कि फ़ोटो आपकी नई फ़ोटो ही आपको लगाइए जिसमें आपका वाइट बैकग्राउंड हो और आपका फेस एकदम क्लियर दिखे, उसमें टोपी वगैरह आदि चश्मा लगा है पढ़ने के लिए तो काला चश्मा नहीं लगाना, आपको ट्रांसपेरेंट चश्मा ही लगाना जिसमें रिफ्लेक्शन ना हो कि मतलब आपकी आंखें चमकनी नहीं चाहिए। और कोशिश कीजिए आपकी फोटो में नाम भी लिखा हो डेट भी लिखा, चूँकि इनमें नोटिफिकेशन में इन्होंने तो नहीं लिखा है लेकिन आपका जो जस्ट आपका MPPSC प्रीलिम्स का फॉर्म चल रहा है तो उसमें उन्होंने क्लियर बोला था कि उसमें फोटो में नाम भी होना चाहिए और डेट भी होना चाहिए। तो यदि आपने MPPSC प्रीलिम्स के लिए फोटो बनवाई है जो तो वही फोटो इसमें भी लगा सकते हैं, आपको कोई अलग से समस्या नहीं है। तो चलिए आपको पहले हम पिक्सल दिखा देते हैं ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि MPPSC ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है लेकिन हमने कुछ यहाँ पर ट्राई किया था MPPSC सिविल सर्विस के लिए, तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे आप इसकी विड्थ और हाइट को किस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे फोटो आपका इसका डायमेंशन है, इसको यहाँ पर विड्थ आपकी 414 और हाइट इसकी 509 इस प्रकार से आपकी रखेंगे जब फोटो। तो ये वाली चौड़ाई यहाँ पर 414 रखेंगे विड्थ में और हाइट में इस प्रकार की 509 रखेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फोटो की साइज लगभग 90 KB 80 KB यानी इस प्रकार से रहेगी। यदि ज़्यादा KB की फोटो रहेगी तो आपकी फोटो ब्लर नहीं होगी, आपकी एकदम क्लियर दिखेगी। इसका तो सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को यहाँ पर जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वाली सिग्नेचर की इस वाली, तो इसको यहाँ पर आप 591 रख सकते हैं और हाइट को 236 रखेंगे। और फोटो की साइज भी यहाँ पर आप 63 KB 80 KB 90 KB 100 KB से ज़्यादा ना हो और 10 KB से कम ना हो। तो ज़्यादा KB की रखेंगे 70-80 KB तो आपका सिग्नेचर भी एकदम क्लियर दिखेगा। बाकी आपका जो एड्रेस है
तो एड्रेस के लिए तो आपको पीएससी के लिए बताया था, लेकिन पासबुक एजेंसी आपकी, तो इसमें भी अब इसकी चौड़ाई आपको जो डॉक्यूमेंट उसकी चौड़ाई इस प्रकार वाली 800 रखेंगे और हाइट इसको 700 रख देंगे और इसकी साइज़ भी आप 85 के भी 90 के भी तक रख सकते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना करने के बाद अब रही बात कि इसको रिसर्च कैसे करेंगे, तो चूंकि चैनल पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, अब इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें भी हमने कुछ पिक्सल आपको बताए थे फॉर्म के, तो आप चाहें तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं और इनको भी ट्राई करके देख लीजिए। आप वीडियो में देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ विड्थ है तो विड्थ में आपको ये वाली वैल्यू फिल कर देना है आपको 414, और जहाँ हाइट दिखाया उसमें ये वाली वैल्यू फिल करेंगे और साइज में हम यहाँ पर 80 के भी 90 के भी कर देंगे। इतना करने के बाद एक बात और आपको ध्यान रखना है क्या, नहीं तो अब अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब जैसे आप सिग्नेचर या फोटो इमेज पासवर्ड को सभी को रिसर्च कर लेते हैं, तो आपको फाइल का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे यहाँ पर आएंगे फाइल में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रीनेम, यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है बहुत कुछ यहाँ पर और ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर टेस्ट लिखा हो, तो सभी को इस प्रकार से पहले रिमूव करना है और आपको एक सिंपल सा शॉर्ट सा नाम इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नाम फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी नाम फिल करेंगे और ओके पर यहाँ पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपकी फोटो यहाँ से सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी फोटो में, सिग्नेचर में और आपके पासवर्ड में सभी को इसी प्रकार से करना है, तभी आपकी फोटो अपलोड होगी। ये आपको हम जैसे यहाँ पर अपलोड करके दिखा देते किस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिखेगा। जैसे आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, इसी प्रकार से फोटो को अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो अपना नाम चेंज किया इसी प्रकार से आपको दिखना चाहिए। आपको ये दिख रहा है .jpg, इस प्रकार से आपको दिखना चाहिए। और आपका यदि सिग्नेचर इस प्रकार से क्लियर दिख रहा है तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे, यहाँ से टिक करेंगे। इसी प्रकार से अपनी फोटो को और पासवर्ड को सभी को इसी प्रकार से कर लेना है। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं आप, तो इसको देखो इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपका नाम देखिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी कैटेगरी इस प्रकार की दिखेगी। और एक बात ध्यान दीजिए, आपके जो यहाँ पर नाम दिख रहा है इस नाम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यानी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप जो कैंसिल का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार लीजिए। अन्यथा फॉर्म यदि आपका एक बार सबमिट हो जाता है तो बाकी डिटेल्स तो एडिट हो जाएगी, लेकिन आपका नाम एडिट नहीं होगा। बर्बाद है, आपको एग्जाम सेंटर में समस्या होगी, आपको सिलेक्शन से बाहर ही हो जाएंगी। तो आपका सब कुछ सही, तो फिर आपको ओके पर यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब यदि आपके फोटो सिग्नेचर में कोई मिस्टेक होगी तो आपको उसी जो अपने फॉर्म फिल कर रहे थे उसी पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसको पहले आपको सुधार लेना है, जो अपने प्रोसेस आपको बताइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे दी है, तो उसको देखकर इमेज रिसर्च कर लेंगे। तो आपका इस प्रकार से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा, भुगतान नहीं इस प्रकार का दिख रहा होगा, और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दिख रहा होगा ऊपर देखेंगे, तो उसको पहले नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद नीचे को आएंगे तो कुछ प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन पेमेंट करने से पहले एक बार सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। यदि इस नाम में या कुछ भी मिस्टेक हो चुकी तो अभी इसकी पेमेंट मत कीजिए, आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिए। तो जिसकी फॉर्म की आप फीस पेमेंट करेंगे वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। तो प्रोसीड टू जो पेमेंट का ऑप्शन है इस पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसका तो पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जैसे पेटीएम। तो जैसे आपको इसे करना है तो ये पर इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपकी जो फीस है आपको फीस दिखेगी। तो चूंकि आपकी जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के अनुसार दिखेगी, जैसे यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रकार की दिख रही है। यदि आप यूआर से फिल करेंगे तो आपको 540 रुपये के आसपास आपको दिखेगी। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, इन पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकती है। और इस प्रकार से पेमेंट करने के बाद यदि मान लीजिए वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाती आप, तो आप होम पेज पर आएंगे तो एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है, पे अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे और कैप्चा को फिल करके आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो आपको उसी प्रकार की पेज पर आपको ओपन हो जाएगा। वहाँ से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट आप यदि कर दिया है और फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं डुप्लीकेट रिसिप्ट के लिए, स्टेटस देखना चाहते हैं, तो इस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे। आपको वही सेम आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अपने फॉर्म का पीडीएफ और प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लीजिए। और पेमेंट होने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल है और ईमेल है उस पर भी एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है। और मान लीजिए यदि एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको देख रहे हैं, नो यूर एप्लीकेशन नंबर। तो इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है कोई सचिव उसको सिलेक्ट करेंगे आप, उसको देखकर आप यहाँ पर तो यहाँ पर इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया तो ही आपको यहाँ पर ओपन होगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको एप्लीकेशन नंबर शो नहीं होगा, तो आप दोबारा से नया फॉर्म ही फिल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपके जो ए के फॉर्म चल रहे हैं और स्टेट सर्विस के भी फॉर्म चल रहे हैं, यदि अभी तक फिल नहीं किया तो इनको भी आप फिल कर सकती हैं। इनकी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।